Hello and welcome to the session. So कंटिन्यू करते हैं पिछला पिछला लेक्चर वी वर डिस्कसिंग द रेशियो एंड प्रोपोर्शन और हमने कहाँ पे छोड़ा था प्रोपोर्शन पे छोड़ा था राइट। कल के लेक्चर का थोड़ा सा ब्रीफ में कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। क्या चीज़ हमने पढ़ी, हमने बात की थी रेशियो की, है ना। और बाद में जो है हमने डिस्कस किया थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन के बारे में। रेशियो क्या है, जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं बट कैसी होनी चाहिए, सेम काइंड की होनी चाहिए। वेट है तो दो चीज़ों का वेट कंपेयर होगा, साइज है तो साइज कंपेयर होगा, रेट कंपेयर हो सकता है, एरिया कंपेयर हो सकता है, सब कुछ कंपेयर हो सकता है। आप दो लोगों को कंपेयर कर सकते हैं अगर वो सिमिलर हैं, कि जैसे दो आदमी हैं, इसकी भी एज जो है वो क्या है 30 है और इसकी भी एज 30, आप उसको कंपेयर करेंगे तब उसकी, क्योंकि वो सेम है। अब एक आदमी है जो 30 साल का है, 30 ईयर्स का, और एक बच्चा है छोटा सा जो 3 साल का है, तो उसका कंपैरिजन होगा? नो, उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। हाँ, कंपैरिजन किस चीज में हो सकता है, दोनों का एज के एस्पेक्ट से हो सकता है कि जो उनकी एज है वो इस रेशो में है। अदरवाइज आप रेट का कर लेंगे, वेट का कर लेंगे, एरिया का कर लेंगे, वॉल्यूम का कर लेंगे, तो किसी भी चीज का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। बट है क्या, अगर एक का रेट है तो दूसरे का भी रेट, दो चीजों का रेट कंपेयर करेंगे, दो चीजों का वेट कंपेयर करेंगे, दो चीजों का एरिया, दो चीजों का वॉल्यूम, कुछ भी होगा हम सेम चीजें कंपेयर करेंगे, है ना। वही था कि अगर एक ऑब्जेक्ट उसका वजन 10 किलो है, दूसरी का 40 किलो है, तो इसको कंपेयर कर सकते हैं, यस। तो क्या करेंगे, रेशो। अब यहाँ पे जीरो से जीरो काट दीजिए तो क्या बच गया, 1:4। तो दो जो ऑब्जेक्ट थी, एक का वजन 10 किलो था और एक का वजन 40 किलो, तो उनमें क्या रिलेशन है एज पर रेशियो, कि दिस इज 1:4। अब इसको एक लेमन की भाषा में दोबारा समझ लेते हैं कि अगर ये एक है तो ये चार है, इसका मतलब जो भी इसकी वैल्यू है ये 4 गुना रहेगी रहेगी। इसका मतलब अगर इसका वजन 1 किलो है तो ये 4 किलो है, अगर तो ये 10 किलो है तो क्या हो जाएगा, ये 40 किलो। और वही तो है, बिल्कुल सही है। तो रेशो का मतलब ये होता है, मतलब दोनों में आपस में लिंक होता है और ये आपस में कुछ मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीपल होता है एक तरह से ये इसका, है ना। हमने उसको ऐसे भी किया था, डिवाइड भी किया था रेशो को। हमने हमने देखा था डुप्लीकेट रेशो, हमने देखा था सब डुप्लीकेट रेशो, हमने देखा था ट्रिप्लीकेट रेशो, है ना। यहाँ पे क्यूब हो रहा था ट्रिप्लीकेट, और डुप्लीकेट में स्क्वायर की एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर है, अगर एक्स वाई को लेंगे, या ए रेशो को बी लिया और बी को लिया था हमने, तो वहां पे इसका डुप्लीकेट क्या हो गया, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट क्या हो गया, तो इसका ए क्यूब रेशो बी क्यूब। एक था सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट देता हूँ यहाँ पे, तो उसको हमने कैसे लिखा था, ए स्क्वायर रूट और बी स्क्वायर रूट का रेशो, ऐसे लिखा था हमने। तो ये चीजें की हैं हमने, है ना। फिर हमने बात की थी प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या होता है, जहां पे दो रेशो बराबर हों, कि एक रेशो है ए रेशो बी, एक है सी रेशो डी। अब ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अनुपात में हैं, प्रोपोर्शन में हैं, तो कैसे लिखेंगे उसको, ये जो रेशो का है वो डबल लगा देंगे, तो इसको इक्वल भी कह सकते हैं एक तरह से। पर ये हम एक रेशो और एक रेशो का यहाँ सिंबल लगा देते हैं, तो ए रेशो बी और सी रेशो टू दे आर इन प्रोपोर्शन, तो उसको ऐसे लिख देंगे, राइट। इसको हमने समझा भी था, कैसे समझा था, कि अगर मैं यहाँ लिख दूं 3:6, तो इसका प्रोपोर्शन क्या है, तो ये अगर मैं लिख दूं 12:24, ये प्रोपोर्शन में है, यस, क्योंकि 3 का डबल 6 होता है या 12 का डबल 6 होता है। तो जब रिड्यूस करेंगे इसको तो ये 1:2 आ जाएगा, इसको रिड्यूस करेंगे ये भी 1:2 आ जाएगा, यानी कि इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शन में है। फिर हमने इसको नाम भी दिए थे, ये था एक्सट्रीम, और ये जो है ये मीन वैल्यूज हैं। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन था, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, और ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो जो फर्स्ट और फोर्थ प्रोपोर्शन है, यानी कि ए और डी, ये फर्स्ट है ये फोर्थ है, ये क्या हो गए, एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, एक्सट्रीम, है ना। और जो बी और सी हैं, ये सेकंड और थर्ड हैं, ये हो गए हमारे मीन, राइट। तो यही है। और जब हम प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हम करते हैं या इसको यूज करते हैं, तो हम इसी चीज को यूज करते हैं, ये जो हमने लिखा ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, इसी मेथड को लगा के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और होंगे भी कौन से, टाइम एंड
वर्क के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। रेशियो प्रोपोर्शन से यस, राइट। और हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे प्रोपोर्शन के, तो चलिए अब देख लेते हैं क्या हो सकता है इसके बारे में। ये क्वेश्चन आगे है हमारे पास, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। as the are the ratios 4:5 and 8:10 said to be in proportion। सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ आपको क्या करना है, समझना है। बिना कलम चलाए समझ लेंगे, बिल्कुल समझ लेंगे। अब ये क्या कह रहा है कि ये एक रेशियो तो ये है और एक ये रेशियो ये है, तो ये क्या प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का मतलब दोनों बराबर हैं, दोनों रेशियोज। कैसे देखेंगे, दोनों की वैल्यूज देख लीजिए कि बराबर है कि नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/5, इसको लिख देंगे 8/10। तो ये क्या बराबर है, अभी तक तो नहीं है। कैसे बराबर होगा, जब दोनों के वैल्यूज बराबर होंगी। तो क्या करेंगे वैल्यूज बराबर करने के लिए, अब ये 5 है, ये 10 है, ये 4 है, ये 8 है। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 हो जाएगा। तो अगर इसको करूंगा तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करने का, तो कितना हो जाएगा 8। तो क्या देखा, ये 8 बन गया, ये 10 बन गया, तो दोनों क्या हो गए, 8/10 बन गया, और वो ऑलरेडी 8/10 था। सो क्या हो गई, बराबर हो गए। जब ये दोनों बराबर, इसका मतलब क्या हम कहते हैं इसको, ये प्रोपोर्शन में है, वही पूछा है। यस, सो हम कह सकते हैं कि जब बोथ द रेशियोज आर इक्वल एंड दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, राइट। दूसरा तरीका हमने क्या लिया था कि इनकी वैल्यूज निकाल लीजिए एक्चुअल दोनों की। तो इसकी वैल्यूज क्या है, इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 को 5 से कर दीजिए, जीरो या जीरो लिख दीजिए डेसिमल लिखने के बाद। 5 8 40 यहाँ आ गया, और इसका 8 को डिवाइड कर दीजिए 10 से। तो कैसे करेंगे, जीरो लगा के डॉट लगा दीजिए यानी कि डेसिमल, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 10 8 80। तो क्या इसका वैल्यू कितना है, 0.8, और इसका वैल्यू कितना है, 0.8। तो बराबर है, इसका मतलब दोनों प्रोपोर्शन में हैं। तो जैसी मर्जी तरीके कई हो सकते हैं हमारे पास। हम क्या कर रहे हैं, हम लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल पे जा रहे हैं, रूट पे जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको रूट समझ में आ गई, फिर आप किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कोई कहता है ना बस ये मेथड से सॉल्व होगा, नहीं यार, बहुत सारे मेथड होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। हमें तरीके आने चाहिए ना, हमें रूट्स पता होने चाहिए कि है क्या ये क्वांट, क्या लॉजिक लगा रहे हैं हम इसमें, बस ये तरीका है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। इफ द सम ऑफ नंबर्स इज 60, फाइंड द नंबर्स। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको रेशियो प्रोपोर्शन में डाल दिया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये रेशियो में है। अब सवाल समझो पहले ध्यान से। सवाल क्या कह रहा है, दो नंबर हैं, कितने हैं हमें नहीं पता, बस ये जो भी नंबर हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में कैसे, उनकी जो रेशियो वो क्या, 2:3। यानी कि अगर एक 2 है तो दूसरा 3 हो सकता है, पर दिस इज नॉट एक्चुअल नंबर। तो इसका मतलब कोई इनके बीच में क्या है, एक कॉमन है जिसने उसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ 4 और 6, मान लीजिए ऐसे लिख दूँ, और ये रेशियो में डाल दो, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 to the 4, 2 3 6, तो 2:3 आ जाएगा। तो किससे डिवाइड हुआ, 2 से। इसका मतलब दोनों में 2 कॉमन है। उसी तरह से यहाँ भी कुछ कॉमन होगा। अगर आपको कॉमन का पता लग जाए तो आप वैल्यू निकाल लोगे, तो वो नहीं पता लगता, हम क्या करते हैं फिर, हम x को कॉमन मान लेते हैं दोनों जगह पे। तो क्या करेंगे, अगर x कॉमन है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और दूसरा आ जाएगा 3x। ये क्या है, दिस इज नॉट रेशियो, दिस इज द वैल्यू। एक ये नंबर और एक ये नंबर, दोनों नंबर की हमारे पास वैल्यू आ गई, 2x 3x। तो अब ऐसे बोलेंगे हमारे पास दो नंबर है, पहला है 2x, दूसरा है 3x। आगे कह रहा है सम ऑफ द नंबर से 60। सम ऑफ द नंबर का मतलब क्या होता है, दोनों को अगर जोड़ दें वो 60 बन जाता है। तो 2x और 5x को जोड़ दीजिए, क्या बन जाता है, वो 60। तो वो कह रहा है नंबर बताइए। बस आ गया ना आराम से। सॉरी, अब 3 होना चाहिए। 2 + 3x कितना हो गया, 2 + 3 5x, ये हो जाएगा 60। तो ये 60 जो है 5 से कट जाएगा, यस, कितने में, 12 पे कट जाएगा, कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू 12 आ गया। अब ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। x का मतलब क्या है, x वो है जो कॉमन था दोनों जगह पे, यही किया हमने, कॉमन x। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 2x में 12 कर दीजिए, तो गुणा कितना हो गया, 24। उस तरह 3x है, तो यहाँ पे 12 डाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 36। ये लीजिए, आपके पास आंसर ही आ गया। यही है यहाँ पे, बिल्कुल यही है यहाँ पे, राइट। तो आपको करना आना चाहिए, कोशिश कीजिए। मुझे लगता है आसान है, आपको समझ आ गया होगा। डाउट है तो एक बार फिर रिपीट कर लीजिए वीडियो को,
पॉज कर लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए और देखिए चला के। यही तो फायदा है ऑनलाइन का, और क्या फायदा है, रिकॉर्ड हो जाता है सारा लेक्चर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अब ये देखते हैं सवाल क्या है। द रेशियो ऑफ एज सैलरी टू बी इज वॉज 4:5, कि ए की जो सैलरी है और बी की जो सैलरी, अगर उसको रेशो में ले तो वो क्या है, 4:5 है। एक्चुअल में क्या है हमें नहीं पता। ये कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, ए सैलरीज इंक्रीज बाय 10%, तो ये 10% बढ़ गई, और ये कितनी बढ़ गई, 20/20%, ये 20% बढ़ गई। तो इसमें 10% इंक्रीज कर दो और इसमें 20% इंक्रीज कर दो, ये कह रहे हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सैलरीज नाउ, तो जब बढ़ जाएंगी सैलरीज तो उसके बाद रेशियो में कोई फर्क होगा, यस होगा, तो कितना होगा, तो अब क्या करेंगे, कुछ है, यहाँ बताइए। यहाँ पे कोई चीज कॉमन है क्योंकि 4:5 है, तो मान लीजिए एक्स कॉमन है, तो आपके पास एक की वैल्यू आ गई 4x, दूसरे की आ गई 5x, राइट। अब उसने क्या कहा है, दोनों का इंक्रीज, ये क्या हो गया, ये 10% बढ़ गया। अब आप परसेंटेज वाला मेथड लेके आइए, 10% अगर ये बढ़ा तो अपनी वैल्यू कितनी होगी इसकी, अपने आपकी 110% होगी। तो इसका मैंने 110% निकाल लिया, ये लो जी, 110 का परसेंट का मतलब क्या, बटा 100, इससे ये कट गया, ये कहाँ पे आ गया, ऊपर आ जाएगा। तो ये 10 से जब ऊपर जाएगा तो ये 1.1 बच जाएगा, ये 1.1 है, और ये कितना है 4x, तो कितना हो जाएगा 4.4x। अब इसका कितना है, ये बन गया, हाँ 20% इंक्रीज हुआ इसमें, तो 120 से मल्टीप्लाई करेंगे ओवर 100, राइट। ये लीजिए ऐसे कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाता है, 120, सॉरी दिस इज 120, हाँ तो 2 6 12 एंड ऐसा कर सकते हैं इसको, 12 ही रहने दीजिए, अभी नहीं करते हैं, या कर देते 2 5 10, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ, यहाँ बचा आई बिलीव, और कुछ तो नहीं बचा, 6 बचा यहाँ पे। तो यहाँ कितना हो गया, 6x हो गया है, राइट। चेक कर लेते हैं, दिस इज 5 यहाँ पे कर लें 5 × 120, है ना, हाँ, 2 5 10, 2 6 12, 5 5, तो यहाँ कितना आ गया, दिस 4.4, और यहाँ कितना है 6x, ये तो पता है यहाँ तक। तो अब हमने क्या निकाली, मान लीजिए हमने वैल्यू निकाली कौन सी, इंक्रीज्ड वैल्यू, जो उनकी सैलरी बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सैलरीज नाउ, अब कितनी है, तो यहाँ पे बस इनकी सैलरीज की रेशो हम लिख देते हैं ऐसे, ये लो लिख दिया, आंसर आ गया, आ गया, पर दिस इज नॉट द आंसर। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, कैसे, एक्स है तो एक्स खत्म कर दीजिए, एक्स कर दिया। अब ये डेसिमल भी तो हटाना पड़ेगा, अगर डेसिमल यहाँ हटाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे जीरो लगाऊंगा, ये 44 है, यानी कि दोनों को 10 से गुणा कर दिया, इसका सिंपल मतलब ये है। चलिए अब देखिए, अब कुछ होता है, यस, अब कोई कॉमन है इन दोनों में, यानी कि कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को कैंसिल कर सके। 4 है, अगर मैं 4 को इससे करूँ तो हो जाएगा 11, और 4 को इससे करूँ हो जाएगा 15। और कोई ऐसा नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, क्या आया मेरे पास, 11:15। अब कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन हो, नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास, और यही आंसर है हमारे पास। सो अभी जो नई हमारे पास रेशो है वो क्या है, 11:15 है, राइट। बस इसको समझिए कि पहले क्या था, 4:5 था, आपने इसको क्या कर दिया, इसको 10% और इसको 20% बढ़ा दिया, कैसे, 110% से मल्टीप्लाई और 120% से मल्टीप्लाई करके, और वो हमारे पास कितना आ गया, वो हमारे पास आ गया 4.4:6 आ गया था। इसको हमने क्या किया, इसको सिर्फ सॉल्व किया, जो हमारे पास कितना आ गया, 11:15 आ गया, यानी कि इसको सिंपलीफाई किया हमने, सिंपल टर्म में लेके आए हैं, पहले सिंपल टर्म में नहीं है, डेसिमल है ना, तो सिंपल में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। अब ये सवाल क्या है, अब आपने परसेंटेज कर लिया है, अब ये सवाल आपको समझ आने चाहिए। एक होता है ना सॉल्व करना ही सेकेंडरी, पहले समझिए बस।
समझ आ गया? तो आप सॉल्व कर पाएंगे, इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज तो मैथ है जी बहुत मुश्किल होता है। चलिए अब ये कह रहा है दो नंबर है, एक नंबर यहाँ पे है और एक नंबर यहाँ पे है। ये तीसरा एक नंबर जो है यहाँ पे ऐसे लिख देते ABC याद रखने के लिए, कि दोनों जो नंबर है तीसरे नंबर से एक 20% ज्यादा है, ये 20% प्लस है और ये 50% प्लस है, यही कह रहा है ये। तो अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो या द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज। तो जो ये दो नंबर हैं उनकी रेशियो क्या है, यानी कि ये हमसे कह रहा है A/B, हमें पता करके बताओ कितनी है, या जो पहले दोनों नंबर है उनकी आपस की रेशियो है तो कितनी है। अब क्या करेंगे, अरे कुछ तो दिया नहीं हुआ, अब यहाँ पे लॉजिक लगेगा। लॉजिक ये है कि ये कह रहे हैं जो दो नंबर हैं वो तीसरे नंबर से 20% और 50% ज्यादा हैं। तो तीसरे नंबर के से कंपेयर करना है, तो तीसरे का नंबर को आप खुद मान लीजिए कि मान लीजिए वो 100 है, ऐसे मान लीजिए। अगर वो 100 है तो जो पहला नंबर वो 20% ज्यादा है, तो कितना होगा, इसका 20% इसमें ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा 120। और जो दूसरा नंबर वो इससे 50% ज्यादा है इससे, तो ये कितना हो जाएगा, 50% का मतलब 150। बस सॉल्व कर दीजिए किसको, इनकी रेशो को, 120 रेशो 150। तो जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, थ्री से इसको कर दिया फोर, थ्री से कर दिया इसको फाइव, क्योंकि वो हमने कॉमन ले लिया है थ्री। तो क्या बच गया, 4/5। बस ये आंसर आ गया आपके पास। कुछ और है क्या? नहीं, कि दो नंबर है, उनको अगर बढ़ा देंगे तो जो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे करेंगे कोशिश हम। चलिए अब आगे क्या क्वेश्चन दे रहा है, ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा आपको, देख लेते हैं। राइट, इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3 and 75। अब ये क्या कह रहा है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन कौन सा था, अब मान लीजिए मेरे पास तीन नंबर हैं, है ना, तो वहां पे हम देख सकते हैं हमारे पास ये था A, B और C, D, यही था। तो मीन कौन सा है, ये है मीन। अब ये कह रहा है मीन निकालिए, कौन सा, दो नंबर के बीच का। तो दो नंबर के बीच का मीन कैसे होगा, यहाँ तो B और C है और ये एक नंबर हमारे पास दे रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट जो है वो 3 दिया हुआ है, लास्ट जो दिया 75 दिया, दो ही नंबर दिए 3 और 75। बीच का हमारे पास कुछ नहीं, वो हमें निकालना है। तो जब वो निकालना है और वो नंबर एक है, तो दोनों की वैल्यू सेम लेंगे, इसको भी मान लीजिए एक्स और इसको भी मान लीजिए एक्स है। राइट, अब यहाँ पे एक चीज होती है, जो मीन है और एक्सट्रीम है, इनकी गुणा आपस में बराबर होती है। अब यहाँ से मैं समझा देता हूँ कि जो ए को मैं मल्टीप्लाई करूँ डी से और बी को मल्टीप्लाई करूँ सी से, वो बराबर होगा। और ये क्या है, ये एक्सट्रीम है और ये दोनों क्या है, ये मीन वैल्यूज हैं। तो मीन और एक्सट्रीम्स हमेशा क्या होता है, बराबर होते हैं जब वो उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। बस यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों बराबर हैं। तो मैंने क्या किया, ए और डी यानी कि 3 × 75 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे एक्स को एक्स से कर दिया, यहाँ पे कर देते सॉल्व। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो गया x²। ये कितना हो गया, यहाँ पे 3 आ गया है ना। और इसको मैं कर देता हूँ आगे फर्दर, इसके फैक्टर बना लेता हूँ, कितना हो जाएगा 3 × 5 × 5, क्योंकि 5 5 25 और 3 75 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, लिख सकते हैं मेरे ख्याल से, तो लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x² है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 को 5 से कीजिए मल्टीप्लाई और इसका एक कॉमन ले लीजिए स्क्वायर को बाहर, और यहाँ पे x²। क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो पावर पावर कट जाएंगी, बचा क्या, 3 × 5 = x। तो ये 3 को 5 से कर दिया 15, सो x कितना हो गया, 15 हो गया। तो यही हमारा आंसर है। राइट, यहाँ पे
क्या सीखने वाला है यहाँ पे? ये सीखने वाला है, ये जो हम बोल, ये वाली चीज पर्टिकुलरली ये, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं याद रखने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। हमने यही किया यहाँ पे, यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया मैंने, और दूसरा नहीं लगाया है, लॉजिक यही कहता है। एक चीज आपको यहाँ पे क्या पता नहीं चाहिए, प्रोपोर्शन में, जो प्रोपोर्शन में सबसे जरूरी है समझना, और जहां से आप क्वेश्चन में गलतियां करेंगे और जहां से समझने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वो है प्रोपोर्शन है कैसा, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है ना? तो बस ये देखना है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये होगा जब दो चीजों को कंपेयर करेंगे और उनका इम्पैक्ट एक दूसरे पे डायरेक्ट पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, वर्क डन और नंबर ऑफ मैन, ठीक है, कॉस्ट और नंबर ऑफ मैन, वर्क और उनकी वेजेस, वर्किंग आवर ऑफ अ मशीन, और स्पीड डिस्टेंस टू बी कवर्ड। अब ये है क्या, समझ नहीं आएगा अभी, ऐसे इसको एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा, वैसे समझिए। कौन सा लेंगे, ये ले लीजिए, वर्क डन एंड नंबर ऑफ मैन, ठीक है, नंबर ऑफ मैन, कि अगर दो लोग 2 घंटे में, मान लीजिए दो या एक प्लॉट जो है उसको क्लीन करते हैं, एक रूम को क्लीन करते हैं, ऐसे कर लीजिए, है ना? तो 10 लोग कितने रूम क्लीन करेंगे? तो क्या हुआ, ये आपने क्या किया, ये बढ़ाया आपने, क्या बढ़ाया आपने, वैल्यू ऑफ मैन। तो जो आउटपुट होगा, वर्क होगा, वर्क टन जो है, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ऑब्वियस है, अगर दो लोग एक कमरे को साफ कर सकते हैं तो 10 लोग कितने कर सकते हैं, ऑब्वियस है ना? उसके दो दो करके डिवाइड कर दे, 5, तो 5 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया। तो जब आपने मेन इंक्रीज किया तो आपका वर्क डन भी इंक्रीज हो गया, ये दोनों चीजें साथ में इंक्रीज हो रही है, यानी कि अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी, एक इंक्रीज हो रही है दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, एक दूसरे का डायरेक्ट रिलेशन में है। जब डायरेक्ट रिलेशन होगा तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़े, ठीक है। कॉस्ट और नंबर ऑफ मैन, कॉस्ट एंड नंबर ऑफ मैन, कॉस्ट और नंबर ऑफ मैन का मतलब क्या है, कि जब आप दो आदमी हायर करते हो तो उनको जो आप पैसे देते हो, वो देते हो मान लीजिए 1,000 रुपए, दो आदमी की जो वेजेस हैं, है ना? और जब आप 10 करते हो तो कितने हो जाएंगे, आप मुझे बता दीजिए, 5,000 रुपये, ऐसे ही हो गया ना? तो जब आपने मैन इंक्रीज किया तो जो वेज है वो भी आपकी इंक्रीज होगी, आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या, दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है। जब एक चीज बढ़ रही है, कि आप मैन को बढ़ा रहे हैं तो वेजेस भी बढ़ रही हैं, अगर नंबर ऑफ पर्सन जो काम करें वो कम हो रहे हैं तो आपकी वेजेस भी कम हो रही हैं। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट। तो वही है, वर्किंग आवर ऑफ अ मशीन फ्यूल कंज्यूम्ड, वो भी यही है कि एक मशीन 2 घंटे चलती 2 लीटर तेल खा जाती है, अगर वो मशीन 10 घंटे चलेगी तो क्या होगा, ऑब्वियस है ज्यादा तेल खाएगी ना, 10 लीटर ही खाएगी, आधे लीटर में तो उसका काम नहीं चलने वाला। उसी तरह से स्पीड और डिस्टेंस जो है, अगर आप स्पीड चला रहे हो 50 की स्पीड से तो 1 घंटे में कितना जाओगे, 50 किलोमीटर, राइट? ये ऐसे कह लीजिए। अगर आप चला रहे हो 100 की स्पीड से, फिर 1 घंटे में कितना जाओगे, 100 किलोमीटर। तो स्पीड के बढ़ने से आपका डिस्टेंस भी बढ़ गया, तो दोनों चीजें बढ़ रही हैं। अगर मैं कहूँ आप इसको कम करेंगे तो आपका डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो दोनों चीजें एक साथ बढ़ रही हैं, यानी कि जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो, अगर एक बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, अगर एक घटे तो दूसरी भी घटे। जब ऐसा होगा उसको बोला जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बस, अगर ये चीज ऐसी ना हो कि जब एक चीज बढ़े दूसरी चीज ना बढ़े, वो घटे, कि एक तो चल रही है ऐसे वो बढ़ रही है, दूसरी साथ में क्या है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये क्या है, अब इसको सिर्फ एग्जांपल से समझ आएगा अच्छे से, वो देखते हैं। मोर मैन लेस टाइम, जब
जो आदमी काम कर रहे हैं और टाइम लगता है उनके काम करने में, जब उसको कंपेयर करेंगे, राइट, स्पीड और टाइम को कंपेयर करेंगे, स्पीड और डिस्टेंस नहीं, स्पीड और टाइम, तो तब ये फर्क पड़ेगा। जैसे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लगा दीजिए दो लोग, अब वो किसी काम को खत्म करने में कितने दिन लगाते हैं, 4 दिन लगाते हैं। दो मैन लगा दिया आपने, और जो डेज हैं वो आपके कितने लग रहे हैं, वो 4 लग रहे हैं। आपने क्या किया, आपने डबल कर दिए लोग, आपने 4 लोग लगा दिए, तो कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। नो, जिस रेशो में आपने बढ़ाया है उसी रेशो में वो कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा अभी, जब आप 2 लोग थे तो 4 दिन लगते थे, अब आदमी डबल हो गए, 4 हो गए, तो ये इसका आधा लगेगा, तो कितने लगेंगे, 2 दिन लगेंगे अब आपके पास। तो इसका मतलब जो आपने लोग बढ़ाए, दिन कम हो गए, तो जब एक चीज बढ़ी दूसरी चीज कम हो गई। तो ये ऐसा है, जब एक लेफ्ट तो दूसरा राइट, यानी कि एक पूरब को चलेगा तो दूसरा पश्चिम को चलेगा, दोनों एक डायरेक्शन में नहीं होंगे। पहले क्या था, दोनों घटते थे या दोनों बढ़ते थे, तो यहाँ पे एक के बढ़ने से दूसरा जब घट जाए उसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट। अब यहाँ पे मान लीजिए स्पीड और टाइम का कर लीजिए, अगर आपकी स्पीड कितनी है, 50 km/h है, तो आपको कितनी देर लग रही है, 1 घंटा लग रहा है। अगर आपने स्पीड बढ़ा के 100 कर दिया, आप 100 की स्पीड से जाएंगे, अब कितनी देर लगेगी, 2 घंटे नहीं, अब आधा घंटा लगेगा। तो जब आपने स्पीड बढ़ाई, ये क्या हो गया, डिस्टेंस कम हो गया, तो इसका मतलब दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको थोड़ा सी चीज समझ आ जाएगी, और इसको हम किससे करेंगे, प्रोपोर्शन से करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। अब पहले समझ लेते हैं, ये कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स, और यहाँ पे आपको वही निकालना है बस, 20 बुक्स इज 180, कि 20 किताबों की कीमत क्या है, 180 रुपये। तो बताइए 15 किताबों की कीमत क्या होगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या चाहिए, हमें जरूरत नहीं है, बट ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम प्रोपोर्शन के एस्पेक्ट से सॉल्व कर सकते हैं, प्रोपोर्शन को यूज करके। आप दोनों तरीके से देख लेते हो, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये है ना, अगर 20 किताबें हैं उसकी कीमत कितनी, 180 रुपये, तो एक की कितनी होगी, सिंपल है ना, 180/20, वहाँ हिस्सा उसका, ऐसे ही हो जाएगा, है ना। और तो 15 की कितनी हो जाएगी, ये सारे को कर दीजिए 15 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक की अगर आपको पता है तो 15 की 15 गुना हो जाएगी ना, लो 15 से गुना कर दिया, कितना हो गया, ये 2 9 द 18, और ये कितना हो गया, 135 रुपीज। तो यानी कि 20 बुक 180 रुपए की है, तो 15 कितने की, 135 रुपए की, आंसर आ गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है प्रोपोर्शन का, है ना। दूसरा तरीका क्या हमारा, प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन का क्या हमारे पास तरीका, प्रोपोर्शन के हमारे हमने एक चीज देखी थी, 4 प्रोपोर्शन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 4 कौन कौन से थे, ए, बी और सी, डी। तो दो हैं बेसिकली, दो रेशोज, दो रेशो में 4 आ गए ना हमारे पास प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड और फोर्थ, या एक्सट्रीम और मीन। अब यहाँ में से आपको तीन वैल्यूज दी हैं, तो चौथी निकालनी बस वही है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए, वो क्या था, कि जब रेशो लेंगे तो वहां पे रेशो किसकी लेंगे, सेम चीज की लेंगे। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्या लग रहा है, 20 किताबें 180 रुपए की है, तो अब यहाँ पे 20 और 180 लिख देंगे आप, है ना। और तो 15 कितनी हो जाएंगी, ऐसे आपने लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया, ये हो जाएगा गलत। क्यों, 20 जो है वो है बुक्स, 180 क्या है, वो है रुपए। तो बुक्स और रुपए को कंपेयर नहीं कर सकते, बुक्स को बुक्स के साथ करेंगे और रुपए को रुपए के साथ करेंगे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 20/15, और प्रोपोर्शन 180, और ये डी लिख देंगे या एक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये है। अब यहाँ पे क्या है, कि जो
20 और 15 क्या है, ये बुक्स का रेशो है। बुक्स का रेशो मतलब पहले 20 बुक्स थी, अब वो 15 हो गई। तो किस रेशो में घटी या बढ़ी? जिस रेशो में घटेंगे बढ़ेंगे, उसी रेशो में ये घटेगा या बढ़ेगा, राइट। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, मैंने 20-15 लिखा, 15-20 नहीं लिखा, यहाँ पे 180 पहले लिखा, क्योंकि ये किस लिए, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ऐसे लिखेंगे हम। अगर ये डायरेक्ट ना होता फिर हम रिवर्स कर देते या उल्टा लिखते इसको। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वही अपना जो मेथड था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन क्या है, ये एक्सट्रीम क्या है, ये, यानी कि इनका जो गुणा है वो बराबर है। तो हम लिख देते हैं 20 गुणा डी इज इक्वल टू 15 गुणा 180। ये लीजिए, तो डी किसके बराबर हुआ, 15 गुणा 180 बटा 20। सो 2 से ये चला गया 9 पे, 9 को 15 से कर दिया, कितना हो गया, डी इज इक्वल टू 135। यहाँ भी यही आया और यहाँ भी यही आया, राइट। तो हो सकता है आपको प्रोपोर्शन का मेथड यहाँ पे लगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ये तो बड़ा मुश्किल है ऐसे लग सकता है, बट ये आपको आगे काम आने वाला है। ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल जो है उनको आसान बना देगा, बहुत आसान बना देगा। चलिए अभी यहाँ पे आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ 15 men can do a work in 12 days। अब यहाँ पे तरीका क्या लिखने का, अब यहाँ पे क्या, एक तो men है और दूसरा क्या है, वर्क है। जो मैन वो कह रहा है 15 men can do a piece of work in 12 days, तो सॉरी डेज ले लीजिए वर्क की जगह, तो 12 days। हाउ many men will do the same thing in 6 days, right। है ना। तो ये क्या कह रहा है कि 15 जो लोग हैं वो काम कितने दिन में करते हैं, 12 डेज में। आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी मेन विल डू द सेम वर्क इन 6 days। तो 6 days, तो डेज के नीचे लिख दीजिए 6। हाउ मेनी मेन, हाउ का मतलब एक्स है, एक्स मैन, हाउ मेनी मैन, एक्स मैन, तो यहाँ एक्स लिख दीजिए। अब आपके पास क्या आ गया, एक तो ये रेशियो आ गई 15:x, और एक रेशियो ये आ गई 12:6। या इन दोनों की रेशियो बनानी है हमने, क्यों, क्योंकि ये मेन को आप अलग लेंगे, डेज को अलग लेंगे, इनको आपस में लिंक करके रेशियो नहीं बना सकते। अब एक चीज याद रखने में, जो जब वैल्यू निकालनी है हमें एक्स की, वो हमेशा कौन सा होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन। इसका मतलब जो हमारे पास ये था A/B प्रोपोर्शन C/D, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल पहले लिख दीजिए 12:6, यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पे 15:D को एक्स ले लेंगे यहाँ पे, चौथा जो हमें चौथा निकालेंगे, राइट। पर अब यहाँ पे एक चीज कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे हम, एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ये प्रोपोर्शन कौन सा है, क्योंकि मैंने 12 पहले लिखा, 6 बाद में लिखा, 6:12 या 12:6, क्या लिखना चाहिए। अभी तो मैंने सिर्फ लिख दिया, अब ये चेक करते हैं सही है कि नहीं है। अब ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि पहले 12 था, बाद में 6 लोग आए हैं, तो पहले 12 लिखा मैंने, बाद में 6 लिखा है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप सिर्फ ये करेंगे कि ये देखेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि उससे क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। अब आप देखिए, मैन और डेज, इनका प्रोपोर्शन कैसा होता है। अगर मैं ज्यादा आदमी काम पे लगा दूंगा तो क्या ज्यादा दिन लगेंगे उस काम को खत्म करने में, नहीं। जितने ज्यादा लोग काम करेंगे काम उतनी जल्दी खत्म होगा। इसका मतलब अगर मेन बढ़ाओगे तो जो डेज हैं वो रिड्यूस होंगे, तो मोर मेन लेस डेज, मोर मेन तो लेस डेज। अगर दोनों मोर होते फिर ये होता है डायरेक्ट। इसका मतलब क्या है, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जब ये इनडायरेक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इसको 6:12 लिखेंगे, बाकी एज इट इज ही लिखा रहने देंगे। अब सॉल्व करना है इसको, कैसे होगा, वही मीन और एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है, तो 6 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू 12 इंटू 15 लिख दीजिए। तो x किसके बराबर हो गया, 12 इंटू 15/6। तो 6 से इसको कर दीजिए कैंसिल, 2 2 और 15 30, तो मैं लिख दिया 30। सो ये क्या है,
हाउ मेनी मैन, 30 मैन। तो पहले आप 12 दिन में काम कर रहे थे, 15 लोग। अब आपको काम खत्म करना है 6 दिन में, तो कितने लोग चाहिए? 30 लोग चाहिए। अब एक लॉजिक और है, जब आप 15 लोग काम करते तो 12 दिन में खत्म हो रहा था। अब आपको क्या करना है? आधे टाइम में खत्म करना है। जब ये आधे टाइम में खत्म करना है तो ये बंदे डबल करने पड़ेंगे। डबल कितना होता है? 30। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। तरीके कई हैं करने के, या आपके ऊपर आप कैसे करना है इसको पसंद करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ये देखते हैं ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। आसान है कि मुश्किल है? मुझे लग रहा है ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, जिसको जैसे कर सकते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स 112 किलोमीटर 1 hour 30 minutes with a certain speed. How many kilometers will it travel in 4 hours 45 minutes? मुश्किल है क्या? बहुत तरीके इसको करने के। हाँ, कैसे करेंगे? यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं अपना प्रोपोर्शन वाला मेथड अप्लाई करके। अब सिंपल देखिए वो क्या कह रहे हैं। 112 किलोमीटर है जो डिस्टेंस है आपका, वो है 112 किलोमीटर। जो टाइम है वो है 1.5 घंटा। ये लीजिए, ये कह रहा है 1.5 घंटा। उसके बाद स्पीड कहता पता नहीं कितनी, हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हाउ मेनी किलोमीटर्स। अब एक चीज देखें ध्यान से, यहाँ पे स्पीड नहीं दी है आपको, डिस्टेंस दिया और टाइम दिया है ना। और दूसरी का भी दिया है कि यहाँ से पहले आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी, फिर वो बड़ा लंबा चौड़ा सा है। अब प्रपोर्शन से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कह रहा है हाउ मेनी किलोमीटर्स, यानी कि हाउ मेनी डिस्टेंस, यहाँ पे एक्स लिख दूं मैं। विल इट ट्रेवल इन 4 hours 45 minutes। 4 hour 45 कितने होते हैं? 45 को 60 से डिवाइड कर दीजिए। 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 3/4। तो इसको कैसे कर सकते हैं? 4/3/4 hours। ये लीजिए, 4.5 हो गए। 3/4 यानी कि पौना हो गया, 4.5 घंटे हो गए। तो ये हमारे पास आ गया। इसको और सीधा करके लिख सकते हैं। ये 1.5 लिखा है तो इसको 3/2 लिख दीजिए। इसको कितना लिख सकते हैं? 4 4 = 16 + 3 19। तो इसको 19/2 लिख सकते हैं हम अपनी भाषा में, मैथ में ऐसे लिखते होते हैं। अब ये देखिए इनका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, अब ये आपको देखना है, राइट। तो यहाँ पे पहले तो आप सीधा सिंपल लिख दीजिए कि 3/2 रेशो 19/2। यही है 19/4, सॉरी 19/4 है, ये दो लिख दिया मैंने। ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्रोपोर्शन में लाइए, C/D। वो क्या है? 112 × एक्स ही लिया ना हमने, बस। अब ये वैल्यूज निकालने, अब ये चेक करने की ये सही है या गलत है। अब इनका लिंक क्या है? डिस्टेंस और टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। जितना आप ज्यादा चलेंगे उतना दूर जाएंगे। तो इसका मतलब दोनों डायरेक्ट रिलेशन में एक दूसरे के साथ। इसका मतलब ये ठीक है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? बस वही फॉर्मूला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, उनको बराबर कर दीजिए। यानी कि 3/2 × एक्स, ये बराबर है इसके 19/4 × 112। बस ये कर दिए सॉल्व। क्या हो जाएगा? करेंगे? यस, x = 19/4 × 112 गुणा, इसको जब 3/2 को परे ले जाएंगे इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अब देखिए जो कोई कैंसिल होता है, यस करने की कोशिश करते हैं। 2 to the 4, इससे कटेगा ये? आई डोंट थिंक ये कटेगा, नहीं कटेगा। बस अब क्या हो सकता है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये ऐसे करते हैं। अब 5 ने 6, सॉरी, इसको कर ही देते हैं ऐसे सिंपल। ये 2 है और ये 3 है, 3 और 2 6, 6 से इसको कर दीजिए। 6 × 1 = 6 हो गया। 6 × 1 = 6, कितना बचा? 5 52। 6 8 × 48, कितना बचा? 4 6 6 36, 6 6 36, यानी कि 18.6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 19 से, आपका आंसर आ जाएगा 19 × 18.6। तो कितना आ जाएगा? रफली आप कह सकते हैं 360 करीब, डबल ही है ये इसका। तो रफली 360 करीब आ सकता है। रफली एग्जैक्ट निकालेंगे तो 354.6 किलोमीटर है। तो आपने आंसर निकाल दिया इसका। कैसे किया हमने? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, है ना।
और हम किस फॉर्मूले से कर रहे हैं इसको? हम प्रोपोर्शन से कर रहे हैं। यही तो ब्यूटी है मैथ की, इस मेंटल एबिलिटी की, कि अरे कोई फॉर्मूला नहीं कि उस फॉर्मूले से होगा वो फॉर्मूला, हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? स्पीड टाइम डिस्टेंस, वो था ना हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, लगाया मैंने। ये क्या, ये लॉजिक है एक्चुअल में, ध्यान में देखो ना, ये जो हम कर रहे हैं दिस इज लॉजिक। ये लॉजिक से सॉल्व हो रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन है ये सारा लॉजिक ही है। वो तो मैथ हम कह देते हैं मैथ है, अदरवाइज कुछ नहीं है यहाँ पे ऐसा मैथ वाला सिस्टम, राइट? तो इसको भी देख लेते हैं उसी तरह से। अब यहाँ पे क्या, 8 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minutes, 8 पाइप्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 6 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज्ड? ये क्या कह रहा है, पहले पाइप है 8, बाद में कितने हैं 6, और टाइम कितना है पहले, 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब कहता है 1 घंटा 20 बटा 60 कर दो, तो ये हो जाएगा 1/3। तो 1 से 1/3, 3 × 3 और 1 4, तो 4/3, तो यहाँ हो गया पहले 4/3। उसके बाद क्या कितना टाइम, ये क्या एक्स, बस सिंपल है, पहला तो सिंपल ऐसे लिखना है। तो ये हमेशा ए होगा, ये बी होगा, जो भी वैल्यू दी है वो ए बी होंगी, और जो निकालनी है वो सी डी होंगी। अब इसको सिंपल वैसे लिख लीजिए जो आपके पास तरीका है पहले, 8:6, और ये प्रोपोर्शन क्या है 4/3, और ये एक्स लिख दीजिए। अब ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि इसको चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, चाहे ये लिखने से पहले कर लेना या बाद में कर लेना। अब ये लिख लिया, अब इसमें ये देखिए दोनों एक दूसरे का लिंक है कि नहीं। क्या लिंक है, कि पाइप और टाइम। अगर आप पाइप की गिनती बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा। अगर आपने पाइप की गिनती कम कर दी टैंक को भरने के लिए, तो टाइम क्या लगेगा, कम कि ज्यादा? ज्यादा लगेगा। तो जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम हो रही है, इसका मतलब क्या, दोनों डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो इसका मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको 6:8 करना पड़ेगा, 4/3, और ये एक्स है। बस बाकी तो हमारे पास फॉर्मूला है ही। मीन को एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करके बराबर कर दीजिए, वो कर देते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 6 × x इज इक्वल टू 8 × 4/3। लीजिए अब इसको सॉल्व कर दिए, एक्स यहीं पे रहने देते हैं, 8 यहाँ पे लिख देते हैं, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे, और यहाँ 6 इधर से नीचे आ जाएगा, 6। सॉल्व होगा ये? हाँ कोशिश कर लेते हैं, 2 to the 4, 2 × 3 = 6, ये कितना हो गया, 16/9 हो गया। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये किया हुआ यहाँ पे 1 से 1/7, ये क्या है, घंटा, ये कितने आ रहे, यानी कि करीब 2 घंटे कह लीजिए। 1 घंटा, 1 से 7/9 घंटे जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, राइट? तो ऐसे हम इसको करने की कोशिश करेंगे, प्रोपोर्शन के ये सवाल हैं। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे अगले वीडियो में, जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है ना, वो हम सॉल्व करेंगे इसी मेथड से, इसे प्रोपोर्शन से। क्योंकि टाइम एंड वर्क आप कर सकते हैं सॉल्व, है ना, बिना इसके, पर वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, हमें लेंथी नहीं करना है, हमें क्विक आंसर निकालना है कि फास्ट कैसे निकाला जा सके, राइट? तो चलिए एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।